क्या पढ़ना था हमें? एसी पढ़ रहे थे ना? हाँ या ना? कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था क्या, ये आज करने के लिए बोला था? बोलो, रिस्पॉन्ड करो यार, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे 15 मिनट वेस्ट। ये मैंने घर पे करने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? ये वाला क्वेश्चन तो किया था, ये वाला किया था, ये वाला शायद मैंने बोला था या तो घर पे करने के लिए बोला था या आज कराऊंगा, क्या बोला था मैंने? आज कराऊंगा, ओके ठीक है भैया। आप लोग तो यही बोलोगे कि आपने बोला था आज कराएंगे, आप तो ना उल्टा बोलोगे। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इन एन आरसी सीरीज सर्किट द आरएमएस वोल्टेज ऑफ सोर्स इज 200 वोल्ट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। 220, अच्छा यहाँ 220 लिखा है, यहाँ 200 लिखा हुआ है, ठीक है। हम 200 लेके चलेंगे, 220 लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है 200 लेके चलेंगे। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 100 ओम, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 100 बाई पाई माइक्रोफैरड। फाइंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट पूछा है सबसे पहले तो आपके पास आर है और सी है ना। तो रेजिस्टेंस आर तो हमें पता है, रेजिस्टेंस आर है आपका 100 ओम, और आपका जो एक्स है वो बेसिकली सिर्फ कैपेसिटर लगा तो एक्स सी है, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा कितना होता है बेटा? 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, सो 1 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी कितना 50 इंटू सी कितना 100 बाई पाई माइक्रोफैरड, मतलब इंटू 10 टू माइनस 6, ऊपर हो जाएगा 10 टू पावर 6, दैट इज इक्वल टू 100 ओम एक्स सी भी हो गया। तो जेड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100 रूट 2। ठीक है बेटा, फर्स्ट आ गया इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, है ना? कोई दिक्कत? सेकंड है पावर फैक्टर एंगल, बेसिकली आपको फाई निकालना है, ठीक है। तो फाई कितना होगा? फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाय आर। एक्स कितना है? एक्स सी 100 है, तो एक्स कितना होगा? -100 होगा। तो आपका आंसर ऐसे तो आएगा -45 डिग्री, बट आपको माइनस आंसर नहीं देना होगा, आपको +45 डिग्री आंसर देना होगा, ठीक है बेटा। तो आंसर इसका क्या होगा? +45 डिग्री, माइनस नहीं लिखोगे आप, ठीक है। नेगेटिव एंगल आप कभी रिपोर्ट नहीं करोगे। पावर फैक्टर कितना होता है? पावर फैक्टर होता है cos फाई, cos फाई इज इक्वल टू 1/√2। तो थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ है करंट। अब यार करंट का मतलब यहाँ क्या है? कोई बताएगा मुझे करंट का मतलब क्या है? कौन सा करंट? पीक करंट, आरएमएस करंट, कौन सा करंट बताइए। तो देखो बेटा, अगर एसी सर्किट में सिर्फ आपको करंट पूछा जाए, आपसे नहीं बोला जाए पीक बताना है, आरएमएस बताना है, एवरेज बताना है, क्या बताना है, तो यू विल ऑलवेज रिपोर्ट योर आरएमएस करंट। हमेशा आप आरएमएस बताओगे एसी में, हमेशा। जब भी आपसे अगर कुछ भी पूछा जाए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में से, तो आप क्या रिपोर्ट करोगे? आरएमएस को रिपोर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि पावर उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो आरएमएस कितना हो जाएगा? आई आरएमएस इज इक्वल टू, बताएगा कोई? ई आर एम एस बाय जेड, दैट इज इक्वल टू, ई आर एम एस कितना है? 200 वोल्ट का सोर्स दे रखा है, मतलब 200 वोल्ट क्या है? आरएमएस है कि पीक है? आरएमएस है, ठीक है बेटा। तो 200 अपॉन 100√2, दैट इज इक्वल टू √2 एम्पियर, ये आपका आरएमएस करंट है, ठीक। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट है मैक्सिमम करंट। समझ रहे हो? अगले पार्ट में क्लियर भी कर गया। यहाँ करंट पूछा और यहाँ मैक्सिमम करंट पूछा, तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? आरएमएस इंटू √2, दैट इज 2 एम्पियर। यह आया था √2 एम्पियर, यह आ गया 2 एम्पियर, है ना।
फोर्थ है वोल्टेज अक्रॉस आर, मतलब फिर से क्या आंसर बताना है, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आर। आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, आई आर एम एस इंटू आर। सो √2 इंटू 100, इसका आंसर हो जाएगा 100 √2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है वोल्टेज अक्रॉस सी। तो वोल्टेज अक्रॉस सी क्या होता है, आपको बताया था ना, आई, आपको जब फेजर डायग्राम बताया तो नहीं होता था, आई नॉट एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी, जो भी था, है ना, तो पीक था आई नॉट इंटू एक्स सी। तो आर एम एस कितना हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू एक्स सी, दैट इज अगेन 100 √2। इसका आंसर भी क्या आ गया, 100 √2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर कितना हो जाएगा, इतना इंटू √2, दैट इज 200। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी, इसका इतना इंटू √2, दैट इज 200। एवरेज पावर, एवरेज पावर कितना होगा, एवरेज पावर होगा आई आर एम एस स्क्वायर आर। नाउ आई आर एम एस इज √2, तो 2 इंटू रेजिस्टेंस इज 100, दैट इज इक्वल टू 200 वाट। समझ में आई बात, आई आर एम एस स्क्वायर आर। एवरेज पावर इन रेजिस्टेंस, जो भी एवरेज पावर आएगा वो रेजिस्टेंस का भी एवरेज पावर हो जाएगा, दैट इज 200 वाट। और एवरेज पावर इन कैपेसिटर कितना हो जाएगा, वो हमेशा ही 0 होता है। कोई दिक्कत है इसमें? सब इजी है ना कि डिफिकल्ट है? अब रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप लोग ना यार रिस्पॉन्ड कर दिया करो यार। मत करो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, सर मैंने 200 लेके सॉल्व किया, 220 बोला, ठीक है, हम लोग 220 के लेके सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय सोर्स है, ईएमएफ अप्लाइड बाय सोर्स कितना है, 220 √2 साइन 2 पाई इंटू 50 इंटू टी, तो ओमेगा कितना है, 100 पाई। तो सारा क्वेश्चन तो पिछले वाला ही है, जेड आर सब कुछ उतना ही आएगा। जेड कितना है, जेड है आपका 100 √2, आर कितना है 100, एक्स सी कितना है 100। ठीक है, कोई दिक्कत? फाई कितना है, देखा जाए तो -45 डिग्री है, लेकिन आप रिपोर्ट नहीं करते हो -45 डिग्री। ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। तो हमें पता है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, 220 √2 ई नॉट अपॉन जेड 100 √2 साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब 100 पाई टी -5 मतलब +45 डिग्री। समझ में आया? 45 डिग्री नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। सर सर पिछले क्वेश्चन में वो 5 -45 कैसे था? बेटा क्योंकि आपका -45 इसलिए था क्योंकि आपका रेजिस्टेंस कितना था 100, और x कितना था, x होता है XL - XC। XC था 100 ओम, तो XL - XC, XL तो 0 है, तो
ये नीचे की तरफ आ गया ना 100, हाँ ये कितना हो गया 45 डिग्री, समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े। अगला है कि an AC source of angular frequency omega is fed across a resistance R and a capacitor C। ये तो कराया था ना लास्ट क्लास में, करवाया था नहीं कराया था? हाँ सर। हाँ, ये करवाया था। नो सर। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। इतना हेनरी का इंडक्टर है, इतने ओम का रेजिस्टेंस है, सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टेंस ही, ठीक है। 225 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का एसी सोर्स है। 225 क्या होगा, ई नॉट होगा कि ई आर एम एस होगा, बताइए जरा। देखो भाई, आपका एक्स एल कितना हो जाएगा, ओमेगा एल दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज है, तो 2 पाई इंटू 50 ओमेगा इंटू एल है 9 अपॉन 100 पाई ओम, दैट इज इक्वल टू बेसिकली 9 ओम। एक्स सी कितना है, एक्स सी है आपका, सॉरी एक्स सी तो है ही नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस आर कितना है 12 ओम। क्योंकि इंडक्टर नहीं, कैपेसिटर नहीं है, एक्स इज इक्वल टू एक्सएल ही होगा, वैसे तो एक्सएल माइनस एक्स सी होता है, बट एक्स इज इक्वल टू एक्सएल ही होगा। तो अब मुझसे पूछा गया है कि कल, सॉरी मैं इसका यूज़ करके z निकाल सकता हूँ, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 15 ओम। तो आपका जो करंट है, करंट की जगह हमें क्या बताना होता है, करंट आर एम एस बताना होता है। आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा ई नॉट बाय, सॉरी ई आर एम एस बाय z that is equal to 225 अपॉन 15 that is equal to 15 एम्पियर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट है द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड द सोर्स वोल्टेज, बेसिकली आपको फाई निकालना है। तो फाई कितना होता है, tan इनवर्स x अपॉन r दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन tan इनवर्स 9, tan इनवर्स 9 बाय 12 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। आप इसको एंगल में डिग्री में बता सकते हो कितना होगा, ये 37 डिग्रीज, बट आपको इसे बेसिकली जनरली रिपोर्ट करना चाहिए रेडियन में, बट इस क्वेश्चन में डिमांड ही कर रहा है डिग्री में, या फिर tan इनवर्स 3/4 लिख के छोड़ देना होगा। ठीक है बेटा, मतलब करंट जो है इट विल लैग बिहाइंड ईएमएफ बाय दिस फेज, क्योंकि एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ, नहीं हुआ, समझ में नहीं आया? When an inductor coil is connected to an ideal battery लगा दी of EMF 10 volt, a constant current 2.5 ampere flows. Okay, when the same inductor coil is connected to AC source of 10 volt and 50 hertz, the current is 2 ampere. Find out the inductance of the coil। देखिए जरा क्या हुआ, बोला यार इंडक्टर कॉइल है, अब कोई भी कॉइल होगा ना बेटा उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, है ना। जनरली हम लोग ऐसे चीज डिवाइस को क्या बोलते हैं, चोक कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चोक कॉइल बोलते हैं। चोक कॉइल के पास रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। ठीक है, अभी जो आपका इंडक्टर कॉइल है इसको हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट किया 10 वोल्ट के। क्या हुआ है, एक 10 वोल्ट की बैटरी ली हम लोगों ने, आइडियल बैटरी, उससे हम लोगों ने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया। तो इंडक्टर नहीं है, साथ में उसका रेजिस्टेंस भी, क्योंकि चोक कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमने देखा कि जो करंट जा रहा है आई दैट इज इक्वल टू बेसिकली 2.5 एम्पियर।
अब ऑब्वियसली अगर करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर के क्रॉस तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, इसलिए अगर मैं इस लूप की इक्वेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 10 माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 4 ओम, क्योंकि इंडक्टर से कोई मतलब ही नहीं है, इंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। पर बोला नहीं, अब हमने क्या किया है, एसी सोर्स लगा दिया है, ठीक है, जिसका ओमेगा कितना है 100 पाई, और आपने देखा कि जो करंट है वो 2 एम्पियर हो जाता है, मतलब कि आपका जो सोर्स है 10 वोल्ट अपॉन Z इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज Z इज इक्वल टू आ गया 5 ओम, 5 ओमेगा नहीं 5 ओम, ठीक है। देयरफॉर अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना के मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। X क्या है, इम्पीडेंस कितना है 3 ओम है, आराम से कर लोगे, Z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके, है ना। तो X इज इक्वल टू 3 ओम आ गया, ये अपना पहला रिजल्ट है। अब X होता कितना है, X होता है ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू 3 ओम, दिस इंप्लाइज ओमेगा कितना है 100 पाई, तो L इज इक्वल टू 3 बाय ओमेगा दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 पाई हेनरी, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा, इजी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है, अ बल्ब इज रेटेड 100 वोल्ट 100 ओम, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ रजिस्टर, बल्ब पूरी तरीके से रेजिस्टेंस है। फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर कॉल्ड चोक कॉइल दैट should be connected in series with the bulb to operate the bulb at its rated power। देखिए, with the help of AC source of 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। देखो क्या हुआ है, एक बल्ब ऐसा है जिसको आप 100 वोल्ट पे डाल दोगे तो 100 वॉट का पावर देगा, मतलब कि आपका 100 स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 100 वॉट है, दिस इंप्लाइज रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 100 ओम है आपके बल्ब का। क्या हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है और उसके बगल में आप चोक कॉइल लगा रहे हो, इसमें चोक कॉइल को आइडियल ले लिया जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम लोगों ने इसके साथ एक चोक कॉइल लगा दिया, ठीक है, जिसका इंडक्टेंस L मानना है, ये हमें निकालना है, सच दैट अगर मैं इसमें एक AC सोर्स अप्लाई कर देता हूँ ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, तो मैं इसको अपने रेटेड पावर पे ऑपरेट कर पाऊँ बल्ब को, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ तो मुझे पता है कि I जो है वो करंट कितना है, बेसिकली 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो हम चाहते हैं बल्ब में से 1 एम्पियर का करंट ही जाए, मतलब आपका जो IRMS है वो कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर ही होना चाहिए, तभी तो सेम पावर आएगा, क्योंकि पावर क्या होता है, DC के केस में I स्क्वायर आर और AC के केस में IRMS स्क्वायर आर, दोनों केस में आपको पावर सेम चाहिए, मतलब आपका IRMS और AC का IRMS और DC का I सेम हो, ऐसे भी ऐसा रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोगों के लिए IRMS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VRMS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर में RMS वैल्यू काम आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, IRMS इक्वल टू 1 एम्पियर है, हमें 200 वोल्ट दे रखा है, ये भी आपका ERMS है, ERMS 200 वोल्ट है, IRMS 1 एम्पियर है, हमें पता है कि आपका Z कितना होता है, Z होता है ERMS अपॉन IRMS दैट इज इक्वल टू 200 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 200 ओम, ठीक है। Z कितना हो गया, 200 ओम हो गया।
ये आपका इस सर्किट का Z है। Z होता कितना है? Z होता है देयरफॉर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, देखोगे तो आएगा 100√3, क्योंकि r कितना था? 100 था। x कितना आया? 100√3। दैट मीन्स ओमेगा l इज इक्वल टू 100√3। दिस इम्प्लाइज l इज इक्वल टू 100√3 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा कितना होता है 50 हर्ट्ज के लिए? 50 इंटू 2 पाई 100 पाई, सो 100√3 अपॉन 100 पाई, दैट इज इक्वल टू √3/पाई। ये आपका इंडक्टेंस। ठीक है बेटा, क्लियर है? इंडक्टेंस कितना आया? इंडक्टेंस ऐसा आया √3/पाई। देखो क्वेश्चन सारे लल्लू होते हैं एसी के, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, ऐसे ही लल्लू सवाल होते हैं। ठीक है, बस क्लियर होना चाहिए करना क्या है, सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, नहीं क्लियर है तो बोल दो यार। क्लियर है? यस सर। ओके, ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन कॉपी हो गया? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन वैसा ही है, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। A choke coil is needed to operate an arc lamp at 160 volt RMS and 50 Hz ओमेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इतना वोल्ट और इतना फ्रीक्वेंसी पर एक आर्क लैम्प को ऑपरेट कराना है, उसके लिए चोक कॉइल लगाना पड़ेगा। आर्क लैम्प कैसा है? तो आर्क लैम्प हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम व्हेन रनिंग एट 10 एम्पियर रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं लैम्प का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, तो आर कितना दे रखा है आपको? 5 ओम दे रखा है, और ये इसकी पावर रेटिंग कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर आर, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू 50, 500 वाट। ठीक है, इतना पावर है बेसिकली, क्योंकि आपका आई 10 एम्पियर उसके थ्रू फ्लो कर सकता है आपके आर्क लैम्प के थ्रू। इसका मतलब आपको आई आरएमएस कितना चाहिए इसी केस में? 10 एम्पियर है, इसी केस में भी 10 एम्पियर का आपको आई आरएमएस चाहिए। ठीक है, अब बोला है कि रेजिस्टेंस तो 5 ओम ही है। अब सोचो जरा, 5 ओम को अगर मैं सीधे 160 वोल्ट के अक्रॉस लगा दूंगा तो करंट कितना हो जाएगा? 32 एम्पियर हो जाएगा, जो डिजायर्ड नहीं है। हम इसमें से 160 वोल्ट अप्लाई करने के बाद भी चाहते हैं 10 एम्पियर का ही करंट जाए, मतलब कि 160 अपॉन Z इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज Z इज इक्वल टू 16 ओम। इसका मतलब क्या हो गया? 16 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 256 इज इक्वल टू, आर कितना है बेटा? आर है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 221 और x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 221। कोई दिक्कत है इसमें? x इतना है, ओके।
इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ओमेगा एल है वो अंडर रूट ऑफ 2 to 1 है. दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 to 1 बाय ओमेगा. ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू रूट 221 अपॉन ओमेगा कितना होगा, ओमेगा हो जाएगा 50 हर्ट्ज है तो 100 पाई. जो भी आंसर आएगा वो आपका इंडक्टेंस है. इतना इंडक्टेंस आपको चाहिए टू ऑपरेट दिस बल्ब एट दिस वोल्टेज RMS एट 50 हर्ट्ज. ठीक है. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस. ठीक है. इफ द सेम आर्क लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड एट 160 वोल्ट DC, व्हाट एडिशनल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. तो मालूम है कि आपका जो नेट रेजिस्टेंस वो कितना चाहिए था, 32 ओम चाहिए था. आर नेट तभी ताकि करंट आपका जो है 10 एम्पियर, सॉरी 10 एम्पियर चाहिए था ना, गलत बोल गया मैं. जो आपका जो नेट रेजिस्टेंस चाहिए था वो आपको चाहिए था 16 ओम का, है ना. Z16 ओम चाहिए था ना, तभी तो करंट आपका 10 एम्पियर होगा. इसका मतलब जो R सीरीज में चाहिए वो कितना चाहिए, 16 माइनस 5 11 ओम चाहिए. हाँ या ना. यस 11 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए. ऐसे आपका करंट तो कितना आएगा, करंट तो सर आप मेरा 10 एम्पियर ही आएगा. तो एनर्जी का लॉस कितना हो जाएगा, या पावर का लॉस, पावर लॉस हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर सीरीज, क्योंकि जो भी आपके सीरीज वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है ज़बरदस्ती पावर वो तो वेस्ट है ना. दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 1100 वाट. ठीक है. मतलब 500 वाट का बल्ब ऑपरेट करने के लिए 1100 वाट एनर्जी वेस्ट करोगे अगर आप DC यूज़ कर रहे होगे तो. और AC में क्या होगा, कोई लॉस नहीं, क्योंकि जो भी पावर है आपके बल्ब में ही है. इंडक्टर में तो कोई लॉस होगा नहीं पावर का. हाँ या ना. यस ठीक है. तो क्या बेटर है. सर हाँ सर बेटा. स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है. अरे यार, सबके हाथ प्रॉब्लम है कि आपके हाथ प्रॉब्लम है ये. सर बीच में हाँ, नहीं आ रहा है क्लियर. नहीं आ रहा है क्लियर. अरे यार, थोड़ा बेटर हो तो बताना. नहीं हुआ बेटर अभी तक. सर थोड़ा हुआ. थोड़ा हुआ है. हाँ सर ठीक है. ठीक है. चलो, तो कॉपी हुआ. यस ओके, आगे बढ़े फिर. अगला है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ. ठीक है. करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ. मतलब हम लोगों ने देखा कि आपका जो x है वो कितना होता है, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी होता है ना. ये होता है ना x. हाँ या ना. हाँ सर. तो मुझे बताइए, जब ओमेगा 0 हो जाएगा तो x कितना होगा,
कितना होगा? बताओ ना। 0. इन्फिनिटी होगा ना बेटा, 1/ओमेगा ना यहाँ पे। हाँ है ना। और ओमेगा जब इन्फिनिटी हो जाएगा उस वक्त एक्स कितना होगा? यहाँ ओमेगा है तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, राइट। तो ओमेगा अगर 0 हो तब भी इन्फिनिटी, ओमेगा इन्फिनिटी है तब भी इन्फिनिटी। z क्या होता है? z स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए अगर ओमेगा 0 होगा तो x इन्फिनिटी होगा तो z भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ओमेगा इन्फिनिटी होने फिर से z इन्फिनिटी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। तो मतलब कि ये हुआ कि z ओमेगा जब 0 है तब भी z इन्फिनिटी है, और ओमेगा जब इन्फिनिटी हो गया तब भी z इन्फिनिटी है। हाँ या ना? Yes, sir. ये एक पर्टिकुलर जगह होगी जब आपका z मिनिमम है ना? हाँ या ना? Yes. तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट जो है मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि करंट कितना होता है? E/Z। हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में क्या होगा? हमें मालूम है कि z जो है वो क्या होता है? ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब r तो कांस्टेंट है, ओमेगा वेरी करने में क्या वेरी कर रहा है? x वेरी कर रहा है ना? तो z मिनिमम कब होगा? व्हेन x इज मिनिमम। क्लियर? Yes. और x भी नहीं, x का मैग्नीट्यूड मिनिमम होना चाहिए क्योंकि x स्क्वायर है, राइट। और आपका x है कितना? ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c। क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x स्क्वायर को मिनिमम करने का सीधा सा तरीका क्या है? उसको 0 कर दो। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो ना। Yes, sir. दिस इम्प्लाइज अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ये कहीं पर देखा है क्या आप लोग? हाँ सर। कहाँ देखा है? LC ऑसिलेशन में देखा था, यही फ्रीक्वेंसी थी SHM की। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपके LC सिस्टम में करंट के ऑसिलेशन के लिए ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हाँ या ना? Yes. और जब EMF मतलब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी से मैच कराया गया उस वक्त Z मिनिमम हो गया, मतलब करंट मैक्सिमम हो गया। हाँ या ना? हाँ सर। मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करी तो आपका करंट मैक्सिमम हो गया। ऐसी सिचुएशन को क्या मैं रेजोनेंस कहूंगा? Yes. है ना? तो ये बेसिकली आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। ये क्या है आपकी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दिस इज बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेटर। ठीक है बेटा? तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं करंट और ओमेगा का ग्राफ बनाऊं तो दैट ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है बेटा? एक पर्टिकुलर ओमेगा पर थोड़ा गड़बड़ है ग्राफ, विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये वीडियो लैग कर गया है क्या एकदम से?
वीडियो लैग कर गया है भाई, रीजॉइन करोगे? ओके सर। अब तो कर रहा हूँ। रवि सर तो उसमें स्पॉटलाइट नहीं हो रहा, पता नहीं ओबीज में क्या छेड़खानी करने की है ओबीज से। बच्चे का जो बोलता है ना उससे पिक्चर आ जाएगा कोई लिखेगा तो। इसमें तो स्पॉटलाइट होता है, हो रहा है तब रवि सर कुछ हुआ है। क्लियर है सबको? ये आपका Z वर्सेस ओमेगा ग्राफ हुआ, तो करेस्पॉन्डिंग I वर्सेस ओमेगा ग्राफ ऐसा हो गया। ठीक है, करंट मैक्सिमम कहां पे आ रहा है? करंट मैक्सिमम कहां पे आ रहा है? तो उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर। अब आप बोलोगे सर टॉपिक का नाम डाला करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, बना रहे हो करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, क्यों? क्योंकि यार ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना रिलेशन, है ना? तो जैसा ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ बनेगा वैसा ही ग्राफ ओमेगा के साथ बनेगा, सिर्फ स्केलिंग का ही तो फर्क है या ना बेटा? यस सर। ओके, तो ये आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वहां पे करंट पीक कर जाएगा, ये ग्राफ रहेगा करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, यस यस कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बना लिया ना ये डायग्राम? यस सर। देखिए ओमेगा अगर जीरो है तो कैसा करंट है? डीसी है ना। अगर ओमेगा जीरो है तो कैसा करंट है? डीसी है ना? और डीसी करंट कभी कैपेसिटर से पास हो सकता है क्या? नहीं पास हो सकता ना। डीसी करंट क्या होगा? कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया, कहानी खत्म, उसका करंट जाएगा ही नहीं। तो यही बात बता रहा है कि ओमेगा जीरो होने पे डीसी में से करंट फ्लो, सॉरी डीसी करंट हो जाएगा और डीसी करंट आपके कैपेसिटर से कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, यस ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई कैन एसी पासेस थ्रू कैपेसिटर बट डीसी डज नॉट, क्यों? तो जवाब क्या होगा? फॉर डीसी ओमेगा इज जीरो, सो एक्सी इज इंफिनिटी, सो नो करंट विल बी देयर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते यस हैं। सर। अब बात करते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ की। देखो हमें पता है करंट और ओमेगा का ग्राफ ऐसा आया, तो ऑब्वियसली आई स्क्वायर आर होता है ना पावर, तो पावर का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा कुछ कुछ। मतलब यहाँ पर अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, सॉरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ही मिलेगी, हाँ या ना? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाँ सर। अरे बेटा जल्दी बोलो। बोल दो यार। यस सर। यस सर। हाँ बस पावर, क्योंकि आई स्क्वायर आर है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा के ना दे, बाकी ग्राफ तो एक ही जैसा होगा ना दोनों का, ओमेगा नॉट पे दोनों पीक करेंगे। ठीक है, अब बात कर रहा है, अच्छा यहां पर जो पावर हुई उसको मैंने बोल दिया पी नॉट, क्या बोल दिया? पी नॉट। अब बात क्या कर रहा है? हाफ पावर बैंडविड्थ। क्या किस बारे में बात कर चल रही है? हाफ पावर बैंडविड्थ, मतलब जो मैक्सिमम पावर है ना उसकी आधी पावर कब होगी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आधी पावर क्या ये पी नॉट बाई टू हुआ कि नहीं हुआ? इसके करस्पॉन्डिंग क्या मेरे को दो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी? मिलेंगी कि नहीं?
Yes. मिलेंगे ना? तो मैंने क्या किया, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया ओमेगा 1, इसका नाम दे दिया ओमेगा 2। ठीक है, तो ये जो रेंज आई, इस रेंज में अगर आप देखें तो जो पावर है वो मैक्सिमम पावर के आधे से ज्यादा है, हाँ या ना? हाँ Yes. सर। है ना? ज्यादा है ना आधे से मैक्सिमम पावर के? क्लियर एकदम? तो यहां पर ये जो रेंज आई ना, इसको क्या बोलते हैं? हाफ पावर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो बेसिकली हाफ पावर बैंडविड्थ क्या हो गया, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओमेगा से। दिस इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? Yes. अब No, ध्यान sir. दीजिएगा बेटा, ओमेगा नॉट जो है ना, इट इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, बट ओमेगा नॉट को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 लिख देते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाफ पावर बैंडविड्थ आप डेल्टा एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेल्टा एफ कितना हो जाएगा? 2 पाई टाइम्स, सॉरी 2 पाई टाइम्स नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा बाय 2 पाई होती है ना, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। इस तरीके से भी आप हर्ट्ज में लिख सकते हो, इस तरीके से रेडियन पर सेकंड में लिख सकते हो हाफ पावर बैंडविड्थ को, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब मुझे बताओ, क्या पावर मेरा आई आर एम एस स्क्वायर आर होता है? होता है कि नहीं होता? हाँ सर। नाउ एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, क्या पावर मेरा पी नॉट बाय 2 है ना? इसलिए क्या मैं बोल सकता हूं कि आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 बाय 2 टाइम्स आई मैक्स square r. This implies I is equal to I max by √2। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? तो ये मेरा I नॉट है। तो मैंने क्या पाया कि जब I इज इक्वल टू आई नॉट बाय √2 होता है, उस वक्त मुझे फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं इधर ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ठीक है बेटा? Yes. मतलब कि विद इन हाफ पावर बैंडविड्थ करंट इज ग्रेटर देन 0.707 आई नॉट, आई मैक्स, मतलब 70.7% से ज्यादा होता है करंट। क्लियर है? करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 70.7% से ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, नाउ अब मेरे को बोला गया I इज इक्वल टू आई मैक्स बाय √2। दिस इंप्लाइज E अपॉन Z इज इक्वल टू 1 बाय √2 टाइम्स E अपॉन, जब आई मैक्स हो रहा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे x कितना था बेटा? 0 था कि नहीं था? बोलो ना। Yes. 0 था ना, हाँ या ना? Yes. तो √2 टाइम्स
वहां पे z की जगह क्या बचेगा, सिर्फ r बच जाएगा क्योंकि x तो 0 हो चुका है। यहीं से तो कहानी शुरू की थी ना अपन ने, x को 0 किया था। z इज मिनिमम व्हेन x इज मिनिमम, दैट इज x इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। Yes, sir. तो यहां पर मेरा i कितना आ गया, 1/√2r हो गया, है ना। मतलब ई बाई जेड कितना हो गया, e/√2r हो गया। कोई दिक्कत है? No, sir. तो क्या मैं कह सकता, अरे ये क्या हुआ, अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एट ω1 एंड ω2, ω1 और ω2 पे क्या होता है, तो ω1 और ω2 पर, मतलब ω1 एंड ω2 पे एक बहुत ही स्पेशल चीज होती है, क्या, कि आपका z जो है वो √2r के बराबर होता है। जिसका इम्प्लाइज कि z² इज इक्वल टू 2r² होता है। दिस इम्प्लाइज r² प्लस x² इज इक्वल टू 2r² होता है। इसका मतलब x² इज इक्वल टू r² होता है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस r होता है, हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, हाँ सर। yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू आर को सॉल्व करेंगे और x इज इक्वल टू माइनस आर को सॉल्व करेंगे। अगर x इज इक्वल टू आर को सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा एल माइनस 1/ω c इज इक्वल टू आर। इसका मतलब हो गया कि ω² LC माइनस 1 इज इक्वल टू आर सी ओमेगा, हाँ या ना। Yes, sir. यही हुआ ना। दिस implies ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी इज आर सी प्लस माइनस √√b² माइनस 4ac जो भी आएगा अपॉन 2LC, ठीक है। कोई दिक्कत? आप देखोगे क्या कि अंडर रूट में जो आ रहा है ना वो आरसी से बड़ा होगा, अंडर रूट में जो भी आएगा वो आरसी से बड़ा होगा, इसलिए आप क्या बोलोगे, दिस निगेटिव साइन को निगलेक्ट करोगे क्योंकि ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ओमेगा इज इक्वल टू आर सी प्लस रूट अंडर दैट ब्रैकेट अपॉन 2LC, ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर आप x इक्वल टू माइनस आर को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आर सी प्लस माइनस रूट अंडर सेम ब्रैकेट अपॉन 2LC, ये मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में आई बात? तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आर सी प्लस माइनस रूट अंडर दैट सेम, प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ माइनस को हटा दोगे, सेम ब्रैकेट अपॉन 2LC। ये कैलकुलेशन करोगे खुद से करनी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव करके तो ओमेगा पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ओमेगा नेगेटिव अलाउड है नहीं। इसमें से एक ओमेगा 1 हो जाएगा, एक ओमेगा 2 होगा, कौन सा ओमेगा 1 होगा कौन सा ओमेगा 2 होगा, बताएगा कोई मेरे को? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा ओमेगा 1 होगा कौन सा ओमेगा 2 होगा? इस सेकंड वाला ओमेगा 1 हो जाएगा और फर्स्ट वाला ओमेगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आर सी, यहाँ पे प्लस एल सी, प्लस आर सी मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 से छोटा है, ठीक है बेटा। तो जो आप लिखोगे डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये ब्रैकेट दोनों का सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट आर बाय एल। तो डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला बन गया क्या, आर बाय एल। ये आपको याद रखना है। डेल्टा ओमेगा या हाफ पावर बैंडविड्थ कितना होता है, आर बाय एल होता है, ठीक है बेटा। इसको कैपेसिटेंस से कोई मतलब ही नहीं, डेल्टा ओमेगा कितना आ गया, आर बाय एल। क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. पक्का?
एक्चुअली आप देखोगे तो दो क्वाड्रेटिक बनेंगे आपके, दोनों के 4 सोल्यूशन आएंगे, लेकिन 2 सोल्यूशन ऐसे होंगे जिसमें आपका ओमेगा नेगेटिव होगा, तो वो तो निग्लेक्ट करोगे। बचे हुए 2 जो ओमेगा बचे आए उन दोनों में आप डिफरेंस निकालोगे, वही आपका क्या है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा कितना हो गया, R/L। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति किसी को भी? ओके, तो अब आता है हमारे पास अगला। पिछला कॉपी कर लिया कि नहीं कर लिया? नहीं Yes, सर, sir. सर इसके पहले वाले पेज भी नहीं कॉपी किए सर, वो रिपोर्ट दिखा दीजिए ना। देख लो। हाँ सर, हो गया। ओके, कॉपी हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ सर, हो गया। तो हमारा अगला टॉपिक है क्यू फैक्टर। इसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। देखो बेटा, आप ऐसा समझ लो, ये सब जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, करंट ज़्यादा कम वो सब तो अपनी जगह पर है, पर हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं आगे से, हम इसके बाद रेडियो बनाने की कोशिश करते हैं आपके क्लास 12th में। ठीक है, रेडियो का सिग्नल मतलब एफएम का स्टेशन भी और आपका रेडियो भी। अब क्या है, आपका रेडियो में जो सर्किट होता है उसमें इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, और सिग्नल जो वो कैच करता है अपने एंटीना के थ्रू, वो बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल कैच करता है। ठीक है, अलग अलग ऑल्टरनेटिंग करंट में अलग अलग गाने, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के करंट में अलग अलग गाने हम लोग अंदर कोड करके भेजते हैं। एग्जैक्टली कैसे होता है बाद में समझ में आएगा, बट कुछ ऐसा काम करते हैं। ठीक है, अब मेरा जो रेडियो है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें गाने की क्वालिटी कैसी आएगी, उसके लिए हम लोग एक क्यू फैक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब क्यू फैक्टर को समझने के लिए आप मुझे बताइए, मेरे पास मेरे जो भी मेरा रेडियो है, जो ट्रांजिस्टर है, उसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास दो अलग अलग ट्रांजिस्टर हैं, उन दोनों का बिहेवियर ओमेगा के साथ पावर का कुछ ऐसा है। एक रेड वाले की तरह बिहेव कर रहा है और एक ब्लैक वाले की तरह बिहेव कर रहा है। दोनों का जो नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जहां पे वो पीक करंट दे रहे हैं, वो सेम है। ठीक है,
दोनों ही पीक करंट सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे दे रहे हैं, लेट्स कॉल इट ओमेगा नॉट। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो दोनों ही अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे, दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, तो आप मुझे बताइए मेरा रेडियो कौन सा अच्छा है, रेड वाला या ब्लैक वाला? ऐसे समझ लो, मान लेते हैं मैं अपना रेडियो एडजस्ट कर रहा हूँ, लेट्स से एफएम एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं 93.5 एफएम चलाना चाहता हूँ। तो मैंने जब 93.5 एफएम पे एडजस्ट किया अपने ट्रांजिस्टर को या रेडियो को, तो क्या देखा मैंने कि जो ब्लैक वाला है वो बड़ी इजीली एडजस्ट हो गया, क्योंकि उसमें काफ़ी दूर तक सेम करंट, हाई करंट मिल रहा है ना? ओमेगा नॉट के आसपास काफ़ी बड़ी रेंज तक मेरे को हाई करंट मिल रहा है ब्लैक वाले रेडियो में। हाँ या ना बेटा? हाँ सर। और रेड वाले रेडियो में क्या हो रहा है? एग्जैक्टली 93.5 करूंगा तब तो करंट हाई मिलता है, अदरवाइज करंट बहुत लो मिलता है। हाँ या ना? Yes, sir. तो बताइए कौन सा वाला अच्छा है, रेड वाला या ब्लैक वाला? Black. हम्म, So black one. ब्लैक वाला अच्छा है। अच्छा, मैंने अपना ब्लैक वाला रेडियो ऑन किया, मैंने उसको सेट किया 93.5 पर, और वो 93.5 के आसपास की फ्रीक्वेंसी वाले करंट को भी पकड़ लेता है। मतलब 92.7 वाली फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ेगा? हाँ या ना? Yes. तो उसमें एक साथ मुझे दो दो गाने सुनाई देंगे, 93.5 वाला भी 92.7 वाला भी। हाँ या ना? हाँ सर। तो कौन सा अच्छा है, रेड या ब्लैक? Red. रेड। एक बार में एक ही गाना सुनना है ना, तो हम चाहते हैं हमारा जो रेजोनेंस हो वो बहुत ज़्यादा शार्प हो, ताकि हमको एग्जैक्टली जिस फ्रीक्वेंसी का गाना सुनना हो हम उसी फ्रीक्वेंसी का गाना सुने। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो इसको आप शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी कह सकते हो। रेजोनेंस आपका कितना शार्प है ये भी कह सकते हो। अब शार्प कितना है कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा ना कि डेल्टा ओमेगा कितना कम है। हाँ या ना? हाँ सर। इसी से पता चलेगा ना कि डेल्टा ओमेगा कितना कम है। हम्म, हाँ सर। शार्प इफ डेल्टा ओमेगा इज स्मॉल। हाँ या ना? तो वीडियो पॉज हो गया है। वीडियो फिर पॉज हो गया? चलो भाई रीज्वाइन कर लो एक बार फिर से। ओके, तो शार्प कब होता है डेल्टा ओमेगा? आ रही आवाज?
सर। हाँ, तो डेल्टा ओमेगा शार्प कब होता है? जब सॉरी हमारा ग्राफ शार्प कब होता है? जब डेल्टा ओमेगा छोटा हो, है ना? हाँ है ना बेटा? Yes, sir. तो डेल्टा ओमेगा को हम लोग छोटा चाहते हैं, पर आपको पता है कि जो सिर्फ डेल्टा ओमेगा से फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा नॉट से भी तो फर्क पड़ेगा। डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा है और ओमेगा नॉट भी बहुत छोटा है, तो फिर उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होगा। क्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए? हम क्वालिटी फैक्टर क्यू डिफाइन करते हैं। क्यू इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा ओमेगा छोटा होगा तो अच्छा होगा, तो इसको हम डिफाइन करते हैं ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना होता है बेटा? 1/√LC, है ना? और डेल्टा ओमेगा कितना होता है? R/L, सो दैट इज इक्वल टू 1/R√LC। ये हो गया आपका क्वालिटी फैक्टर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। चोक कॉइल मैंने बता दिया, ऐसा सर्किट होता है जिसमें इंडक्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो, मतलब एक ही सर्किट होता है, एक ही वायर होगा जो जिसका हम लोग इंडक्टर बना देंगे रेजिस्टेंस वाले वायर का, तो वो चोक कॉइल कहलाएगा। उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा। बता चुका हूँ ये चीज़, है ना? रेजोनेंस हो गया, क्वालिटी फैक्टर हो गया, हाफ पावर बैंडविड्थ हो गया, सब हो गया। तो आपका ये चैप्टर जो है ना, ये खत्म हो गया, एसी सर्किट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो, इसमें ऑब्वियसली क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो आर, एल और सी है उसको पैरेलल में डाल देंगे। अगर पैरेलल में डाल देंगे तीनों इंडिपेंडेंट चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जल्दी बोलो। सॉरी, अगर हम तीनों को पैरेलल में लगा दें, लेट से ये आपका एक ईएमएफ का सोर्स है, इसके साथ में आपने क्या किया है, तीनों को पैरेलल लगा दे, रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस C। अगर आपने तीनों को पैरेलल में लगा दिया तो क्या ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे ना? हाँ सर। तो आप सबको इंडिविजुअली रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है वो जानते ही हो, इंडिविजुअली इंडक्टर कैसे बिहेव करता है ये भी जानते हो, इंडिविजुअली कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है इस ये एसी सोर्स का, तो ये भी जानते हो। तो तीनों को जोड़ दोगे तो नेट करंट आएगा कि नहीं आएगा? Yes. आएगा? हाँ सर। क्या मैं लिख सकता हूं कि I1 जो होगा दैट विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, आपका I2 हो जाएगा ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और आपका I3 हो जाएगा ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जल्दी। हाँ सर। हो जाएगा? तो बेसिकली हमें मिलेगा कि सबके सब हम इंडिविजुअली करंट निकाल सकते हैं। नेट करंट आई कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। उसमें ध्यान दीजिएगा, I2 और I3 जो है वो एक दूसरे से अपोजिट फेज में है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सीधे सीधे, और I1 के साथ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, इसलिए अगर आपको नेट करंट निकालना होगा तो √I1 स्क्वायर प्लस I2 माइनस I3 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? निकल जाएगा? हाँ, अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस और लगा दे ये यहां पर, तो ये सर्किट एकदम से डिफिकल्ट हो जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाली टेक्निक सीखनी होगी। जो सीखा है उससे
नहीं हो पाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर वाली टेक्निक में कुछ खास बचा नहीं है, ठीक है। उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है आपका, उस सिलेबस में नहीं है, या तो सीरीज आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा तो पैरेलल आएगा, ठीक है बेटा। हाँ बोल। सर। ओके, तो ये वाला चैप्टर हो गया आपका खत्म। कौन सा वाला?